नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। आज शनिवार को हम संस्कृत व्याकरण सीखेंगे। संस्कृत में जो वर्ण परिचय है वह पहला चैप्टर है और वर्णों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। आप बीच बीच में ये अनुभव करेंगे, ये सब चीजें तो हिंदी में भी हैं, क्योंकि संस्कृत बेस है, आधार है, और उसी के व्याकरण के आधार से अन्य भाषाओं की व्याकरण लिखी गई है। तो संस्कृत के दर्शन आपको हर दूसरी ग्रामर्स में, व्याकरण में जरूर मिलेंगे। और हिंदी तो हिंदी की उत्पत्ति तो वैसे भी संस्कृत से ही मानी जाती है। तो इसमें जो वर्णमाला सीखेंगे, जो शब्द सीखेंगे, तो वो आप देखेंगे कि हिंदी में भी वो शब्द हैं, तो आपकी हिंदी भी अच्छी होगी, है ना। इसलिए संस्कृत की क्लास, जिनके संस्कृत अभी कोर्स में नहीं भी आई हो, वो भी सीखें और वो भी अच्छी तरह से उसको पढ़ें, जिससे कि उनकी हिंदी भी अच्छी हो और संस्कृत भी अच्छी हो जाए। तो जब आपके कोर्स में आएगी तब तक आपको बहुत कुछ मालूम होगा, तो आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वर्ण परिचय, जिसमें आपके इसके बाद आएगा लिंग। लिंग मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। ठीक है, जेंडर। तो यहाँ बस संस्कृत में 3 लिंग होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 होंगे, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में मैन तो 2 होते हैं, लेकिन दूसरे 5 भी होते हैं, वो उसमें आएगा जब अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं बस, है ना, 2। इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, और कौन से हैं, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। हाँ, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। जेंडर। तो इस तरह 4 हो गए, एक और होगा शायद। तो अपन जब इंग्लिश की ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। तो ये इस तरह जहां जो अंतर आएगा वो हम तीनों भाषाओं में वो भी समझेंगे। तो यहाँ संस्कृत में कारक हैं। कारक कारक आपकी हिंदी में भी हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, है ना, ऐसे ऐसे सब ऐसे प्रयोग होते हैं। तो ये सब चीजें आपकी हिंदी में भी काम आएंगी। और यहाँ प्रत्यय आएंगे जब, तो वहां भी प्रत्यय हैं, जैसे सफेक्स सफेक्स होते हैं, तो उपसर्ग भी है यहाँ पर, तो वहां पर प्रीफेक्स होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक, और अव्यय शब्द होते हैं, संख्याएं होती हैं, तो संख्याएं यहां भी आएंगी। तो हम साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश में उसकी क्या संख्याएं हैं, क्या नाम है उसका, वो भी सीखते जाएंगे। और काल, इसके अलावा और भी अनेक चीजें इसमें क्रम क्रम से आएंगी। तो वो भी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना। तो इंग्लिश में, हिंदी में, सब जगह हैं ये चीजें, तो वो भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो अभी हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है वर्ण परिचय। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण बताओ, वर्ण किसे कहते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो करके वर्ण कहलाती है। हाँ, फिर से बोलो बेटा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो
हो सके वर्ण कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। आगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। क्या ना हो, क्या ना हो? और छोटी से छोटी ना हो सके, आवाज नहीं आई आपकी। टुकड़े ना हो सके। भाषा की वह सबसे वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। अच्छा अच्छा, टुकड़े ना हो, बराबर। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, ये सबसे छोटी ध्वनि जिसके दूसरे टुकड़े ना हो, मतलब ऐसी सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी ध्वनि, वह कहलाएगी, वह कहलाता है वर्ण। वर्ण, वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। हिंदी में तो वर्ण ही कहते हैं, ठीक है। अक्षर, अक्षर भी कहते हैं। वर्ण कहिए, अक्षर कहिए, ठीक है ना। और इंग्लिश में लेटर, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण, वर्ण कितने तरह के हैं? वर्ण मुख्य रूप से तो दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? दो। कौन कौन से? हाँ बोलो प्रतिष्ठा। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इस तरह दो तरह के वर्ण होते हैं, ठीक है। ये स्वर, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल। वॉवेल। हिंदी और संस्कृत में तो एक स्वर ही बोलते हैं। और व्यंजन, व्यंजन इसमें कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ठीक है। हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में तो 26 लेटर्स हैं, वर्ण हैं, और वो दो प्रकार से हो गए, स्वर और व्यंजन में बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे? स्वर मतलब वॉवेल, वॉवेल कितने बताए थे? 5 वॉवेल्स, A E I O U। यहां कितने होते हैं? वो वहां कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब व्यंजन हैं? 26 माइनस 5 कर दो तो बाकी 21। हाँ 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब यहाँ पर कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं ये समझना है, और हिंदी में कितने होंगे वो भी समझना है। तीनों भाषाओं में अलग अलग हैं। मूल तो सबका एक सा है, मूल सब में एक सी ध्वनियां हैं, ध्वनि है वो। जैसे अपन कोई इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं तो उसमें भी जो ध्वनि सुनाई देती है वो तो अपन को समझ में आती है कि अच्छा अच्छा ये अक्षर हैं, लेकिन अब उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे हमने इंग्लिश में कोई शब्द बोला हाउस, तो हाउस हाउस हाउस, ये शब्द तो समझ में आया ना, भले ही वो अब स्पेलिंग तो इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, लेकिन हाउस तो है ना, हाम हु स, है ना। तो इसको अपन हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें भी लिख सकते हैं। अब ये बात अलग है कि हाउस का मतलब हिंदी में नहीं है कुछ, इंग्लिश इंग्लिश शब्द है वो, तो इंग्लिश शब्द है तो इंग्लिश शब्द का मीनिंग हिंदी में हम समझ सकते हैं कि हाउस को कहते हैं मकान। मकान शब्द है वो इंग्लिश में नहीं है क्योंकि वो हिंदी का शब्द है, ठीक है। सदन, सदन है वो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। तो ऐसे शब्दों का अंतर, मीनिंग का अंतर हो सकता है, लेकिन जो ध्वनियां हैं उसकी, जो लेटर्स हैं, जो स्वर और व्यंजन हैं, वो तो सभी जगह एक से हैं। उसकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, कोई किसी तरह से पूर्ति करता है उसकी, कोई किसी तरह से करता है पूर्ति, लेकिन बात जो बोलनी है उसके लिए तो स्वर और व्यंजन दोनों लगेंगे ना, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश संस्कृत में स्वर कितने हैं देखो, गिनना। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, 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 ए, आई,
ओ औ। कितने हो गए? 11। यहाँ पर जो री 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 ये 3 बढ़ गए ना, ऐसे 12। देखो फिर से, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ओ आ ई ई उ ऊ। ठीक है, फिर री 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 ए आई ओ औ। ये 13 होते हैं। वे वर्ण हैं जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और अर्थात वे अपने आप में सशक्त होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। 13 संस्कृत में 13 होते हैं। तो अब हिंदी में ये घटा देंगे। कौन कौन से हटा देते हैं उसमें? री री तो आता है, री री और ली, ये 2 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11। हिंदी में कितने माने गए हैं? 11, 11। क्या आरुल, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11, मतलब 11, 11, राइट। हाँ पूछो आरुल। पंडित जी मुझे ये पूछना है, मेरे क्लास में तो 13 सिखाए थे। हिंदी 13 सिखाए हैं हिंदी में। उसमें ऐसा सिखाया था, हाँ अ आ हाँ ई ई उ ऊ री ए के बाद आई नहीं सिखाया था, ए सिखाया था। हाँ, वही वही जो आप ए बोल रही हो ना, उसी को मैं आई बोल रहा हूँ, वही है। आगे बढ़ो। उसके बाद ओ आ हाँ को आ बोला है। हाँ और फिर मुझे 2 वर्ड एक्स्ट्रा, मतलब ओ और अह ये सिखाया। और आहा। हाँ, और अह। हाँ ठीक है, और आहा को भी स्वर में शामिल कर लेते हैं। लेकिन और आहा ये वास्तव में स्वर नहीं है, वो कहलाते हैं अयोगवाह। संस्कृत में उनको बोलते हैं अयोगवाह। वो अनुस्वार और विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग के रूप में इनका प्रयोग होता है। इन्हें ये जो अम और आहा है, इन्हें अनुस्वार कहते हैं। हाँ, अनुस्वार और विसर्ग में आते हैं ना बेटा ये, तो इनको बोलते हैं संस्कृत में अयोगवाह। जो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है उसको कहते हैं अयोगवाह। ऐसा शब्द प्रयोग किया है संस्कृत में। तो हिंदी में भी ये आइयो बार है? हाँ तो ये हिंदी में भी आइयो बार है? हाँ वही है। तो यहाँ पर ये री री और ली ये नहीं प्रयोग करते, हिंदी में नहीं लेते हैं इसको। तो वहां पर ये 11 होते हैं, स्वर होते हैं 11। और आहा स्वर नहीं है, लेकिन स्वर उसको ही लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इंग्लिश में सेमी वॉवेल कौन कहलाता है? मुझे नहीं सेमी मालूम। वॉवेल किसको कहते हैं? मुझे मतलब नहीं वॉवेल तो मालूम। 5 होते हैं, हाँ। बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। हाँ। एक ऐसा लेटर है जिसको सेमी वॉवेल बोलते हैं, वो कौन सा है? मुझे तो वो मालूम ही नहीं है। हाँ, प्रतिष्ठा को मालूम है क्या? बोलो। नहीं है? अच्छा, तो सेमी वॉवेल शब्द याद रहेगा तो आप पूछ के आना, जब इंग्लिश की क्लास होगी तो आप बताना मुझे कि सेमी वॉवेल किसको बोलते हैं। हाँ, मैं पूछ के ऐसा लेटर है वो जो वॉवेल के लिए भी यूज हो जाता है और कॉन्सोनेंट के लिए भी यूज हो जाता है। मतलब कभी जैसे नहीं बताऊंगा अभी, क्यों बताऊं? सर एन। है नहीं,
ओ एन का तो हमेशा एन ना के लिए ही यूज होगा, वो तो व्यंजन ही है, कॉन्सोनेंट ही है। ओ नहीं, अरे तो वॉवेल है बेटा, वो तो सेमी वॉवेल थोड़ी होगा, वॉवेल है। ओ तो उसमें से मतलब मैं दो शब्द बोल देता हूँ, उसमें से ढूंढ ढूंढ लेना आप। जैसे ना, वाटर, वाटर वाटर, और नाउ, नाउ स्पेलिंग लिख लो, कि NOW, नाउ, NOW नाउ, नाउ और TER WATER, वाटर। ER नहीं है, ई के बाद सीधा R। हाँ तो अब इसमें ये बताना कि ऐसा दोनों में एक लेटर कॉमन है और वही सेमी वॉवेल है। एक तो जगह अपन इसे के रूप कैसे में, ढूंढेंगे? एक जगह वॉवेल के लिए उसका यूज हो रहा है और एक जगह उसी को कॉन्सोनेंट के रूप में हम बोल रहे हैं। वो आपका ओ अभी मैं इंग्लिश वाली क्लास में। अब हाँ बंद करो अपना माइक। ओके, अब आराम से आप उसमें ढूंढना, और इसी दोनों वर्ड्स जो बोले मैंने, इनके अंदर ही वो एक लेटर है जो दोनों में है, लेकिन एक जगह कॉन्सोनेंट के रूप में बोला जा रहा है और एक जगह वॉवेल के रूप में बोला जा रहा है। वाटर और नाउ, ये जो बोला मैंने इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम ये भी समझते जाएंगे कि इंग्लिश में, हिंदी में और संस्कृत में क्या अंतर है, जिससे कि आपका ज्ञान पक्का होता जाएगा तीनों लैंग्वेज का। ठीक, चलो। तो अम और अहा ये अयोग वाह कहलाते हैं। ये अम अम अनुस्वार होता है और अहा वो विसर्ग होता है। इस तरह हम उसका प्रयोग करते हैं। वो कहीं कहीं उसको स्वर में ले लेते हैं और वैसे वो स्वर से हटा देते हैं। तो हिंदी में भी नहीं लिया उसको और इंग्लिश संस्कृत में भी नहीं लिया उसको, है ना, वो अयोग वाह में लिया जाता है। गिना जरूर देते हैं, अ आ इ ई 12 खड़ी बोलते हैं ना जब, तो वो उसको भी गिनाते हैं, लेकिन उसको वास्तव में तो गुंजन बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो यहाँ भी अभी कंफ्यूजन है आपको कि वाई है कि डब्ल्यू है। इसीलिए जब तक डिसाइड नहीं हो जाए तब तक मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढना। वो दो शब्दों में जो मैंने दो वर्ड्स बोले हैं उनमें एक कॉमन है। नहीं है वाई। W नहीं O WATER और NOW, इनमें एक ही तो लेटर कॉमन है, W। वही तो मैं कह रही थी। W कॉमन है। अब आप बताओ कि W को हमने दो तरह से बोला कि नहीं बोला। एक जगह हमने वाटर वाटर बोला तो वहां पर कॉन्सोनेंट है, और NOW नाउ नाउ नाउ, है ना, ये तो हो गया स्वर, मतलब वॉवेल। तो इसीलिए W को सेमी वॉवेल माना जाता है तो वो कॉन्सोनेंट ही, लेकिन उसको सेमी वॉवेल भी कहते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझा कि संस्कृत में अ आ इ ई बोल के देखिए, आ इ। देखो ये यदि स्वर आ जाएंगे तो मात्राओं की गलती नहीं होगी आपसे। आपको स्वर अच्छे से नहीं आते तो मात्राएं भी गलत करते हो। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग किसी ने इतना नहीं सिखाया मात्रा जितनी आजकल के बच्चों को सिखानी पड़ती है। तो जब देखो मात्राओं में गलती करते रहते, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो हिंदी ढंग से पढ़ते नहीं हैं, तो उनका बेस अच्छा नहीं होता, तो वो यही गलती करते रहते हैं। यदि आप स्वर ठीक से सीख लेंगे तो आपकी मात्राएं भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि स्वरों से ही तो मात्राएं बनती हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो आप अच्छे से सीखिए।
आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, री का प्रयोग तो होता है हिंदी में भी, ठीक है। अब यहां संस्कृत में दो और हैं एक्स्ट्रा, तो वो सीखना है आपको। री, ली, सीख लीजिए। अब इसके बाद ए, अरुण बोल रही थी ना, आई नहीं है, तो ए, वैसे तो ए ही है, वही सही बोल रही है ना। क्योंकि अपन जब मैं कुछ भी अपन बोलते हैं आई वाली मात्रा होती जिसमें, तो है, तो ए ही बोलते हैं, आई नहीं बोलते। तो अपन ए ही बोलेंगे, जो यही शुद्ध है। तो ए, ओ, ओ, औ, औ, तो औ जो बोला है ना, वो थोड़ा सा आरुल बोलेगी ऐसा बोलना चाहिए। औरत, बोलते हैं ना, औ थोड़ी बोलते हैं, औ, औरत, औरत, है ना। तो वो वही सही उच्चारण है, औ, ओ, औ, ओ, औ, ऐसा, ठीक है। तो ये स्वर हो गए। अपन ये निश्चित कर लेते हैं कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर मतलब वॉविल होते हैं। और वे स्वर दूसरी भाषाओं में हिंदी में 11 होते हैं। री और ली को वहां नहीं लेते हैं, तो 11 हो जाते हैं। और इंग्लिश में केवल 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन 5 का ही प्रयोग कर करके वो ये 11 बना लेते हैं, 13 बना लेते हैं, इनका काम उपयोग कर लेते हैं। वो उन्हीं को आपस में जोड़ते हैं ना। आपने देखा होगा ये प्रोनाउंसिएशन वाली जो बुक होती है आपकी छोटी क्लासों में, तो ए, जैसे BAT बैट, फिर और ऐसे पांचों वाले अलग अलग आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद इनको दोनों को जोड़ के भी बनाते हैं, कि ई और ए को मिला के एक मात्रा बन जाएगी, फिर ओ और यू को मिला के बन जाएगी, है ना। डबल ओ वाली सी भी होती है, डबल ओ, ए और यू भी हो जाता है। तो इस तरह से इनको हम जब मिलाते हैं तो वो नई मात्रा बन जाती है। तो ऐसे करके उनका इन्हीं स्वरों का उपयोग मतलब दो दो स्वरों को मिला मिला के बना लेते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं और उनको ही वो इतने सारे रूप बना लेते हैं। तो यहाँ पर विस्तार है उसका। अब देखिए, इन पूरे स्वरों को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 4। कौन कौन से 4? सुनना, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ये संस्कृत हिंदी में भी है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको बोलते हैं ह्रस्व। ये उच्चारण से है, प्रोनाउंसिएशन, जो हमारा प्रोनाउंस होता है, हम जब उच्चारण करते हैं उसका तो जल्दी से हो जाता है। अ, ई, उ, कितने जल्दी जल्दी बोल दिया, री, ली। तो इसमें उच्चारण में कम समय लगा, इसलिए ये 5, ये जो 13 गिनाए थे ऊपर, उनमें से जो 5 हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। अ, ई, उ, री और ली। ली, ला में नीचे री है, ठीक है ऐसा। तो अब देखना, हिंदी में री नहीं होगा, तो 4 बचे। ह्रस्व स्वर कितने होंगे? 4। हिंदी में 4 मानेंगे। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। कौन कौन से मैत्री को आता है? चारों का उच्चारण करके बताओ। ह्रस्व स्वर लिख लेना, ह्रस्व स्वर। हाँ,
ठीक है, इनको उच्चारण करने में कम समय लगा। अब देखना, दीर्घ स्वर, दीर्घ, दीर्घ मतलब जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा उच्चारण में, उनको कहेंगे दीर्घ स्वर। क्या नाम है आरुल? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं सानवी? ध्यान से सुनना। अ के बाद क्या था? आ में ज्यादा देर लगी, आ, ठीक। और ई के बाद थी ई, और बड़ा ऊ, है ना, कहते हैं ना ऊ। रुको रुको, ऊ, ऊ, है ना। अब देखना, और री से बना था री, री, है ना। तो अब यहां पर हिंदी में तो री वाला, बड़ा ई वाला नहीं होता, बड़ा री, तो यहां पर वहां 3 ही होते हैं, आ, ई, ऊ। यहां पर री भी है, री, 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 री। तो री आया ह्रस्व में, री आया दीर्घ में। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है आरुल? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कुछ हो तो भैया जी, जो आपने संस्कृत में री बताया ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, उसमें हो रहा है। उसको मैं इसकी फोटो खींच के आपको भेजूंगा, तो आप देखना कि री, री लिखा है तो उसमें किस तरह से वो बड़ा री बनता है ना। उच्चारण तो समझ में आ गया, री, री। हाँ, पर वो कहाँ उपयोग होता है? हाँ होता है, उसका भी बताएंगे आपको। तो संस्कृत में तो होता ही है, उसको बताएंगे आपको। अब देखना, ये दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर समझ में आया? आ, ई, ऊ। हाँ बोलो। और री, बोलो आरुल, क्या पूछ रही हो? पंडित जी, मुझे कंफ्यूजन है। बोलिए बोलिए। मतलब हिंदी में चार रचना कैसे होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। हाँ, दीर्घ स्वर हाँ, 3 होते हैं वहां हिंदी में, यहाँ 4 बताए हैं। मतलब हिंदी में नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, उसमें जो रचना वाला होता है ना, जैसे जो कम समय में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो हिंदी वो में भी होते हैं ये चीजें, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त। तो हिंदी में वो 4 कैसे होते हैं? जैसे आपने बताया ऐसे। हाँ होते हैं, मतलब आपने जो अभी स्वर सीखे हैं उन्हीं को हम बांट रहे हैं कि इन 4 को बोलेंगे ह्रस्व, इन 4 को बोलेंगे दीर्घ। तो उसमें ये भी होएगा, मतलब ओ, ई, ई, उ, और उसमें री भी आएगा क्या? हाँ, री भी आएगा। फिर उसके बाद ए भी आएगा। नहीं, ए ओ ये आएंगे संयुक्त स्वर कहलाते हैं इनको, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब ये कि 2 स्वरों को मिला के जो 2 स्वर बनेगा वो संयुक्त स्वर होगा। मतलब ये संयुक्त स्वरों का उच्चारण करने में भी ह्रस्व स्वर से दुगुना और 2 मात्राओं अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। ये दोनों स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। ये कैसे बनते हैं ये भी बताया है। अ और ई को मिला के बनाते हैं ए। अ ई को मिला के बनाएंगे ए, ए को मिला के बनाएंगे उसी को ही ए, अ और ए को मिला के बनाएंगे ए,
उसमें अ और ई को मिलाया था तो ए बना था, यहाँ अ और ए को मिलाएंगे तो ए बनेगा, और फिर अ और उ को मिलाएंगे, अ और उ को मिलाएंगे तो बनेगा ओ, और अ और ओ को मिलाएंगे तो बनेगा औ, औ, है ना। इस तरह से ये मिलके बनता है, इसीलिए इसको संयुक्त कहते हैं। संयुक्त मतलब दो स्वर मिलने से जो बने नया स्वर, उसको कहेंगे संयुक्त स्वर। तो ए ओ औ, ये चार जो स्वर हैं इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। हाँ बोलो, समझ में आया? अब चौथा है प्लुत स्वर, बोलते हैं उसको प्लुत। संस्कृत का नाम है बेटा, ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। ये नहीं अरे यार ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है तो भाग जाओ, ऐसा नहीं सोचना। नहीं सुना तो सुन लो। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम बच्चों के रखे जा रहे हैं जो हम लोगों ने कभी सुने ही नहीं, तो क्या हम उसका नाम याद नहीं कर लेते? नाम लेते नहीं क्या? उसका नाम लेते हैं, भागते तो नहीं है, या नया नाम तो नहीं रख देते, जो नाम है वो सीख लेते हैं। ऐसे यहां भी सीखना है संस्कृत, ये तो पुराना नाम है प्लुत। प्लुत आधा पा, ला में छोटा ऊ की मात्रा और त, तो प्लुत, ये प्लुत स्वर है। ये कौन से होते हैं आपको पता है? ध्यान से सुनना, अभी पता है आपको। आपको अरे ये तो मुझे आता है, बस उसका नाम नहीं आता कि इसको प्लुत स्वर कहते हैं, लेकिन वो स्वर तो आता है, आपको बताऊंगा। देखो उसका नाम है ओम, ओम, पता है? तो ओम जो स्वर है ये भी ये किस तरह का स्वर है? इसमें जैसे कि ह्रस्व स्वर था तो उसमें जितना समय लगा था उससे ज्यादा दीर्घ स्वर में लगा, है ना, और उतना ही संयुक्त स्वर में लगा, दीर्घ स्वर के बराबर। लेकिन प्लुत स्वर में उससे भी ज्यादा समय लगेगा, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा लगेगा समय। ओम को स्वर में क्यों नहीं लेते? हाँ, ओम को जो 13 स्वर है ना उसमें क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो उन्हीं स्वर से मिलके बना है ना, तो अलग से स्वर थोड़ी कहेंगे उसको, वो मिलके बना है। मतलब उसमें क्या क्या मिला है? ओम, है ना, उसमें स्वर के साथ थोड़ा सा एक व्यंजन भी है, म, ओम, तो वो प्लुत प्लुत स्वर है, उसका नाम अलग से रखा प्लुत स्वर। अब जब ऊ लिखते हैं ना, ऊ बड़ा ऊ और साथ में लगाते हैं बिंदी, चंद्र बिंदी, तो बनता है ओम, ओम। तो ओम बोलने में 3 स्वर के बराबर टाइम लगता है, समय लगता है, इसलिए उसका नया नाम है प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखना ऐसे और भी कोई उच्चारण करें, ये प्रयोग आएंगे तब आपको समझ में आएगा। आपने देखा हो एस जैसा चिन्ह लगाते हैं संस्कृत में, उसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा, मैत्री, ऐसा देखा होगा एस जैसा चिन्ह लगाते हैं बीच बीच में। भैया जी मैंने देखा है। हाँ, उसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। नाम क्या उसका? अवग्रह, अ व और ग्रह लिखते हैं ना, ग्रह, अवग्रह, उसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो कहीं कहीं एक लगा रहता है और कहीं कहीं 2 लगे रहते हैं, है ना। तो जहां एक लगा है तो वहां एक मतलब एक संधि हुई है स्वर से, और ह्रस्व से हुई थी, तो लेकिन वो ह्रस्व से अब हुई है ना संधि, इसलिए उसमें ज्यादा समय तो लगेगा। तो एक लगा है तो उस स्वर दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, और 2 लगे हैं तो और ज्यादा लग रहा है, तो वो सब कहलाते हैं प्लुत स्वर, प्लुत। ठीक है, तो ओम, ऐसे और भी अनेक शब्द बनेंगे जो बीच में स्वर का संधि होने पर वो बनते हैं, तो वो भी प्लुत स्वर में आते हैं, जिसमें अवग्रह चिन्ह इस तरह के लगा के उसका उसको बताया जाता है। ठीक है,
तो आपने अभी क्या क्या सीखा? स्वर सीखे। स्वर में क्या क्या सीखा? कि स्वर संस्कृत में 13 होते हैं और 13 स्वरों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, और उसके बाद प्लुत स्वर। अब आपको मैं जो अभी बता रहा हूं ये हिंदी में भी आएंगे। और कोई बच्चे यदि सोचते हैं कि उनको आगे बड़े होकर कोई बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स देने हैं, यदि वो सोचते हैं तो ये चीजें ही वहां पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। जो बड़े बड़े बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हम लोगों से पढ़ते हैं और यही चीजें ही उनके कोर्स में होती हैं, क्योंकि इन चीजों पर उनने ध्यान नहीं दिया है और यही चीजें पूछते हैं, बेस है ये। तो आपको ये चीज आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको भाषा तो सीख आएगी ही, साथ में आपके आगे चल के जब आप कोई कॉम्पिटिशन्स देंगे तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। फिर याद करोगे, अरे वो सर ने, वो पंडित जी ने बताया था मुझे, तो वो देखो मुझे समझ में आ गया, ये प्लुत स्वर है, ये प्लुत स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है ना, ये संयुक्त स्वर है, ऐसा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसको अच्छा। भैया जी, हाँ बोलो। भैया जी आपने अभी 4 भेज बताया, तो क्या आप उससे ग्रुप पर लिखकर भेज देंगे? हाँ भेज देंगे, इतने की हम फोटो खींचेंगे और आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में। तो ओके भैया जी। 13 स्वर को 4 भागों में किस तरह बांटा गया है ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट संस्कृत क्लास आएगी उसमें हम व्यंजन पढ़ेंगे, और व्यंजन को आपने देखा होगा, उसको ये क वर्ग, क ख ग घ वगैरह होते हैं ना, ये सभी इनके वर्ग हैं, ग्रुप हैं, ग्रुप, और इनके उच्चारण के स्थान भी हैं। जब आप अपन मुंह में जो उच्चारण करते हैं ना, तो उसका उच्चारण, जीभ कहां कहां टकराती है देखना। अरुल, थानवी, जब हमारी जीभ दांत से टकराती है तो कौन से अक्षरों का उच्चारण होता है? दांत से टकराने वाले, है ना, उनको दंत बोलेंगे। तो वो कौन से होंगे? जो दांत से टकरा के बोले जाएंगे। बोल के इनमें से बोल के देख लो। त, थ, देखे ना, जीभ कहां टकराई? त, थ, द, ध, न, कहां टकराई जीभ? दांतों में। बोल के देखो आरुल, दांत में टकराई? त, थ, द, ध, न, सब दांत में टकराती है, उसको बोलते हैं दंत। दंत हाँ, ये दंत हैं। ठीक, और इसके बाद अब देखना, अपन क बोल के देखो, क ख ग घ बोल के देखो, तो यहाँ कंठ से आवाज आएगी, क ख ग घ ङ, क क, यहां से ध्वनि निकल रही है, आवाज यहां से निकल रही है, क ख ग घ निकल रही है। अब बताना, अब मैं नहीं बताऊंगा पहले से, अब आप बताना कि कहां से निकल रही है या जीभ कहां टकरा रही है। च वाले बोल के दिखाओ, च, छ, च, छ, ज, झ, ण, य, च, छ, ज, झ, ञ, इसमें कहां टकराई? वो आप मुझे बताना। और ये इसके बाद जो है ना, ट, ठ, जीभ कहां जाके टकराई? तो इन सबके अलग अलग वर्ग हैं और इनके उच्चारण स्थान हैं और इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं संस्कृत में, और इसी तरह हिंदी में भी ये इतनी गहराई से इसका वर्णन है कि आप कभी गलती कर ही नहीं सकते उच्चारण में, इतने अच्छे से सिखाया जाता है ये। ठीक है ना, इस तरह से हमने आज तो केवल स्वर की चर्चा की है। स्वर 13 बताए हैं, 13 को 4 भागों में बांटा है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत।
तो इतनी चर्चा हमने आज की है, बाकी थोड़ी बहुत चर्चा और भी आई है, वो आगे की क्लासों में उसको डिटेल में समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। आज हम यही चर्चा को पूर्ण करते हैं, समय हो गया है, और बाकी क्रमशः आगे क्लास बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत में और क्या विशेषताएं हैं, किस तरह सिखाया गया है। ठीक है ना, ये हम आगे क्रम से सीखेंगे। चलिए, आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? मैत्री, स्वर व्यंजन, अच्छा, और स्वर, स्वर के अंदर आपने बहुत सारी चीजें, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या? स्वर के 4 प्रकार सीखे। हाँ, स्वर के 4 प्रकार सीखे, बहुत अच्छा। तो आपको अच्छा लगा? कुछ नया सीखने को मिला? तो ऐसे ही क्लास में आपको कुछ नया नया मिलेगा, तो क्रम से अपन कक्षाएं करेंगे। अब हम सोमवार को, मंडे को मिलेंगे, और उस दिन गीत कुसुम की एक कविता सीखेंगे, नया विषय। और ऐसे आपको 6 दिन बताए हैं, तो 6 दिन में 6 विषय चलेंगे, वो आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए, आज की क्लास यहाँ पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।